Good afternoon, students. Today's lecture is on the depression. In the previous lecture, we started with the mood disorders. Then we studied about the classification of the mood disorder in ICD-10, and after that, we had studied the etiological factors for the mood disorder, both for the mania and depression. Then the symptoms of mania or the treatment of the mania. Now today we will discuss the depression. So when we talk about the depression is widespread mental health problem affecting many people. The lifetime risk of a depression in a male is 8 to 12%, and in a female it is 20 to 26%. Depression occur twice as frequently in women as in the men. तो जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं इन इंडिया nowadays it is seen in the research studies or can say it is जर्नलाइज्ड कि जो हमारी अडल्ट पॉपुलेशन है या जो हमारे अडोलोसेंट्स हैं जो करियर फॉर्मिंग स्टेज में हैं जो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं दे आर मोर prone toward the depression. They are not able to handle the pressure that is made by the society, people or the family member and the friends or the peer. उसकी वजह से पर्सन डिप्रेशन की तरफ जाता है. और अगर हम बात करें मेल और फीमेल की तो जो फीमेल्स हैं उनमें डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कंपेयर टू मेल, और उनके जो रीजंस होते हैं दे आर मोस्टली आर द सोशल रीजंस. मीन्स जो मैक्सिमम कारण होता है डिप्रेशन होने का फीमेल में वो होता है सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, चाइल्ड रेयरिंग एंड केयरिंग. तो ये सब चीज़ें होती है जो डिप्रेशन का रीज़न होती हैं. अगर हम नॉर्मली इंडिया की सोसाइटी के बारे में या इंडियन कल्चर की बात करें तो जो मेन रीज़न होता है डिप्रेशन का, फर्स्ट तो जो हमारी सोसाइटी होती है जिसमें हम रहते हैं, प्रेशर मेड बाय देम. सेकेंड थिंग हमारा जो एनवायरनमेंट है कैसा है, हमारे फैमिली मेम्बर कैसे है, चाइल्ड रेयरिंग केयरिंग कैसे करनी है, एडुकेशन को लेके डिप्रेशन हो सकता है, अपने करियर को लेके डिप्रेशन हो सकता है. जब अगर इंसान किसी सिचुएशन में अपनी लाइफ की किसी एक सिचुएशन को डील नहीं कर पाता है प्रॉपरली और उसकी वजह से पर्सन को सैड फील होता है या जो वो स्ट्रेसफुल इवेंट था उसको कोप नहीं कर पाया है पर्सन, उसके इन रिस्पॉन्स में पर्सन को डिप्रेशन होता है. तो अगर हम डिप्रेशन की बात करें इट इज़ क्लासिफाइड इन ICD-10. मूड डिसऑर्डर हमने पढ़ लिए थे ICD-10 में है. देन ICD-10 में हमने मेनिया के टाइप पढ़ लिए थे. नाउ वी विल डिस्कस दी डिप्रेशन की क्लासिफिकेशन. तो माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन. सीवियर डिप्रेशन विद द साइकोटिक सिम्टम. साइकोटिक सिम्टम मतलब जहाँ पे पर्सन को इंसाइट नहीं होता, पर्सन का इमोशनल डिसबैलेंस होता है, पर्सन की कॉग्निशन इम्पेयर्ड होती है. तो दैट इज कॉल्ड साइकोटिक सिम्टम. मतलब पर्सन को पता ही नहीं होता है दैट ही इज़ डिप्रेसिव. तो क्लिनिकल फीचर्स की बात हम करें जब पर्सन की, तो अ टिपिकल डिप्रेसिव एपिसोड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स. अगर हम एक डिप्रेसिव पेशेंट की बात करते हैं तो व्हाट वी विल डिस्कस दैट कि उन लोगों में क्या होता है. वी शुड लास्ट फॉर एटलीस्ट 2 वीक इन ऑर्डर टू मेक द डायग्नोसिस. अगर हमें किसी पेशेंट को डिप्रेशन के साथ डायग्नोस करना है, जो हम सिम्टम्स पढ़ने जा रहे हैं वो एटलीस्ट 2 हफ्ते तक वो कॉन्टिन्यूएशन में होनी चाहिए, तभी हम उसको डिप्रेशन कंसीडर करेंगे. बट क्या होता है कि अगर हमारी नॉर्मल लाइफ है, अगर हमारी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसके साथ हम डील नहीं कर पा रहे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स थिंक ऑफ कि आई लॉस्ट माई पेट, मेरे पेट की डेथ होगी, तो दैट इज़ अ डिप्रेसिव फेज, दैट इज़ नॉर्मल. वहाँ पे डिप्रेशन होना और कैन से सैड होना नेसेसिटी है, तो उसको हम डिप्रेशन नहीं बोलेंगे. वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सैडनेस है और सैडनेस होना रेलेवेंट था वहाँ पे. बट अगर पर्सन वहाँ पे डिप्रेशन स्टेज में, जब मैंने ग्रीफ की बात की थी तो वहाँ पे हमारी डाबडा होती है, ठीक है, डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, देन दी एक्सेप्टेंस. तो वहाँ पे अगर पर्सन डिप्रेशन में अटक जाता है और वो डिप्रेशन वाला फेज कॉन्टिन्यूस
2 हफ्ते तक चलता रहता है तो उसको हम डायग्नोज करेंगे एज अ डिप्रेशन। बट अगर 2 हफ्ते से पहले पर्सन डिप्रेशन के बाद एक्सेप्टेंस में चला जाता है और एक्सेप्ट कर लेता है जो उसका लॉस हुआ है या जो भी उसके साथ बुरा हुआ है या स्ट्रेसफुल इवेंट है, उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है अपनी लाइफ में, तो उसको हम डिप्रेशन कंसीडर नहीं करते हैं। So what are the symptoms? Let's discuss that. First is the depressed mood. Sadness of the mood or loss of the interest and the loss of pleasure in almost all activities. Pervasive sadness, pervasive का मतलब होता है continuous, ठीक है, और मतलब continuous और लगातार मतलब, ठीक है, that is called pervasive. Present throughout the day. Persistent sadness, ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर से ऐड हुआ, किसी ने हंसाया तो हंस लिया, नहीं। तो जो हमारे डिप्रेशन वाला पेशेंट होता है वो हमेशा एक डिप्रेस मूड में रहता है, कॉन्टिन्यूस रहता है और परसिस्टेंट, मतलब बीच में कोई गैप नहीं आता है। अगर उसका मूड सैड है तो वो कॉन्टिन्यूएशन में उस डिप्रेशन को लेके चलता है। और यहाँ पे लॉस ऑफ इंटरेस्ट, जिन चीज़ों में पर्सन को पहले मज़ा आता था करने में, उसको फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सॉकर खेलना अच्छा लगता था या मुझे फुटबॉल खेलना अच्छा लगता था, बट कुछ होने के बाद से अब मैं डिप्रेसिव रहना स्टार्ट हो गई हूँ, तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं होगा फुटबॉल में, मेरा मन ही नहीं करेगा कि मैं उठ के जाके फुटबॉल खेलूँ, कुछ करूँ। जो चीज़ें मुझे पहले प्लेजर देती थी, खुशी देती थी, अब मुझे उनकी तरफ इंटरेस्ट नहीं रहता और मैं वो चीज़ें करना बंद कर दूँगी। तो दैट इज़ कॉल्ड द डिप्रेसिव मूड। नेक्स्ट इज डिप्रेसिव कग्निशन। कग्निशन मतलब क्या होता है? सोच। तो जो हमारी सोच होती है वो भी डिप्रेसिव ही होती है। पर्सन को लगता है वो होपलेस है, मतलब उसकी लाइफ में कुछ रहा ही नहीं है, कुछ अच्छा होगा ही नहीं, हेल्पलेस फील करता है कि उसकी मदद कोई कर ही नहीं सकता, करता ही नहीं है, मेरे आसपास कोई है ही नहीं जो मुझे हेल्प कर सकता है, जो मुझे संभाल सकता है। और वर्थलेस, पर्सन को लगता है कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है सोसाइटी में, वो हो या ना हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज वर्थलेस। होपलेस मतलब कुछ है ही नहीं, फ्यूचर ही नहीं है उसका, खत्म। हेल्पलेस मतलब कोई उसकी हेल्प ही नहीं करेगा, उसके पास कोई सराउंडिंग नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है जो उसको किसी सिचुएशन में सपोर्ट करेगा, हैंड अप करेगा, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। नेक्स्ट इज वर्थलेस, अपने आप को बेकीमत, मतलब अपनी कोई भी कीमत ना समझना, दैट इज कॉल्ड वर्थलेसनेस। तो यहाँ पे यही मेंशन किया गया है। नेक्स्ट इज अनरीजनेबल गिल्ट एंड सेल्फ ब्लेमिंग। अनरीजनेबल गिल्ट मतलब अगर कुछ भी हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे कुत्ते की डेथ हुई है तो मैं उसके पीछे भी अपने आप को ही रीज़न मानना स्टार्ट कर दूंगी कि शायद मैं ही पनौती हूँ, मेरी वजह से ही सब कुछ होता है, मैं हूँ तो ही कुत्ते की डेथ हुई, अगर शायद मैं नहीं होता यहाँ पे तो कुत्ता ठीक होता है। तो हर चीज़ जो भी गलत होगी उसके लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझना, अपने आप को ब्लेम करना, दैट कम्स इन द डिप्रेसिव कग्निशन। मतलब कॉन्टिन्यूसली ये सोचते रहना कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरी कोई कीमत नहीं है, मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा, और जो भी कुछ चीज़ें फैमिली के साथ या फैमिली फ्रेंड्स के साथ गलत हो रही है उन सब के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। सो दैट इज एन डिप्रेसिव कग्निशन। नेक्स्ट इज द सुसाइडल थॉट। तो सुसाइडल थॉट्स क्यों आते हैं पर्सन को? अगर वो कॉन्टिन्यूसली ये सोचेगा कि मेरी कोई कीमत नहीं है, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मैं हमेशा दूसरों को तकलीफ ही देता हूँ, पनौती हूँ मैं, मेरी वजह से हमेशा सबके साथ कुछ गलत होता है, तो उसकी वजह से पर्सन में सुसाइडल थॉट्स आने के चांसेस रहते हैं। और जो मैक्सिमम डिप्रेसिव पेशेंट्स होते हैं या जो हमारे पास सुसाइडल केस आते हैं उनका मेजर रीज़न या मेजर कॉज होता है डिप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई सुसाइड करके आया है, ही गॉट क्योर्ड इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, और जब हम साइकेट्रिक हिस्ट्री फाइंड आउट करते हैं तो मैक्सिमम ऑफ द सुसाइड पेशेंट्स में ये देखा गया है कि उन्होंने डिप्रेशन में या वो अपनी लाइफ की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने सुसाइड का वे को एक्सेप्ट किया था। तो दैट इज सुसाइडल थॉट पर्सन को आते रहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? आइडियाज ऑफ hopelessness are often accompanied by the thoughts that life is no longer worth living and that death had come as the welcome release. So
अगर वो मर जाएंगे तो सबको शांति मिलेगी, मैं भी मुक्त हो जाऊंगा, औरों को भी जो मेरी वजह से टेंशन हो रही है वो भी नहीं होंगी, तो मेरा मर जाना ही बेटर है। दैट इज कॉल्ड दिस सुसाइडल आइडियलेशन और कैन दिस सुसाइडल थॉट्स। दिस ग्लॉमी प्री ऑक्यूपेशंस में प्रोग्रेस टू थॉट ऑफ एंड प्लान ऑफ द सुसाइड, और इसी के चलते पर्सन कॉन्टिन्यूसली सुसाइड के बारे में सोचता है और कई बार ट्राई भी कर लेता है। नेक्स्ट इज द साइकोमोटर एक्टिविटीज़। तो जब हमने मेनिया की बात की थी, जो मेनिक पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें साइकोमोटर एक्टिविटीज़ इंक्रीज होती है। पर्सन हाइपर एक्टिव होता है, मतलब ना वो रेस्ट फील करता है, उसको रेस्टलेसनेस होती है, वो 24 घंटे काम ही करता रहेगा, उसको कभी थकान नहीं होती, वो हमेशा एनर्जेटिक रहता है, इधर से उधर हैप्पी जॉली नेचर में घूमता रहता है। बट अगर हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो डिप्रेशन में क्या होता है, पर्सन की साइकोमोटर एक्टिविटीज़ कम हो जाती है। अगर वो एक जगह बैठा है तो वो वहीं पे बैठा रहता है, किसी से बात नहीं करता है, एक ही कोने में रहेगा, ना नहाता है, शैबिली ड्रेस्ड रहता है, हाइजीन मेंटेन नहीं होती है, लाइट हो ना हो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल एक कोने में बैठ गया है वो, ठीक है, वो वहीं पे उसी पोजीशन में बैठा रहेगा, ना उसको किसी से कोई लेना देना है, ना वो कुछ काम करेगा। अगर उसको हम खाना खाने को देंगे तो 3 घंटे तक वो खाना ही खाता रहेगा धीरे धीरे करके, मतलब उसका इंटरेस्ट, मतलब देयर इज अ लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज, कुछ भी करने में उसका मन नहीं होता है। बट हियर इट इज रिटेन साइकोमोटर रिटार्डेशन इज फ्रीक्वेंट। रिटार्डेशन मतलब जहाँ पे रुकावट आ जाती है, साइकोमोटर एक्टिविटीज़ बंद कर दिए या करना उसने, इज़ फ्रीक्वेंट मतलब बहुत कॉमन होता है। डिप्रेसिव पेशेंट्स में वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते। द रिटार्डेड पेशेंट थिंक्स, वॉक्स एंड एक्ट स्लोली। पर्सन हर एक काम बहुत कम करेगा, जब वो बोलेगा भी तो उसकी आवाज़ बहुत धीमी होगी, एक आधे वर्ड में आंसर कर दिया, हाँ ना में आंसर कर दिया। वॉक करेगा तो वो स्टेप बाय स्टेप रखेगा और उसमें भी वो काफ़ी टाइम लेगा, और कुछ भी करेगा बहुत स्लोली रिस्पॉन्ड करता है। स्लोइंग ऑफ द थॉट्स इज रिफ्लेक्टेड इन द पेशेंट्स स्पीच। पर्सन, मैंने बता दिया कि बात भी करता है तो वो इतने धीरे बात करता है कि सामने वाले इंसान को लगता है कि पता नहीं इसको कितना ही दुख है, क्या ही है, समझ ही नहीं आता। तो दीज आर द काइंड ऑफ symptoms shown by the patient with the depression. Next is questions are often answered after a long delay and in a monotonous voice. अगर मैंने उनसे पूछ लिया कि आपने सुबह क्या खाया था, 1-2 घंटे, नॉट 1-2 घंटे, काफ़ी देर तक तो वो चुप ही रहेगा, वो आंसर नहीं करेगा। और जब वो आंसर करेगा तो ये नहीं बोलेगा कि मैंने खाने में सुबह ये खाया था, नहीं, उसका आंसर होगा दूध पिया था, ख़त्म बात। मतलब टू द पॉइंट, एक वर्ड में आंसर दिया, अगले को समझ आया नहीं समझ आया नहीं फ़र्क है, पर ज़्यादा नहीं बात करते, धीरे बोलेंगे, बहुत देर बाद रिप्लाई बैक करेंगे और बहुत कम शब्दों में बोलेंगे, ठीक है। In order, patient agitation is common with the marked anxiety, restlessness and feeling of uneasiness. तो पर्सन को एंग्जाइटी भी होती है, रेस्टलेसनेस फील होती है और पर्सन को अनईजी भी फील होता है। नेक्स्ट इज द साइकोटिक फीचर्स। जब अगर हमारा डिप्रेशन साइकोटिक सिम्टम्स के साथ है तो पर्सन में कुछ डिल्यूजन्स भी होते हैं। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन भी हो सकता है कि कोई उसको मारना चाहता है, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस भी हो सकता है कि कोई उसी के बारे में बात कर रहा है, नार्सिस्टिक भी हो सकता है पर्सन को क्या है, निहिलिस्टिक डिल्यूजन भी हो सकता है, डिल्यूजन की वजह से भी उसको डिप्रेशन हो सकता है, हैलुसिनेशंस हो सकते हैं। साइकोटिक डिप्रेशन भी बोलते हैं अगर पर्सन को डिल्यूजन और हेलुसिनेशन के साथ डिप्रेशन होता है। These are often mood congruent, that is, they are related to the depressive themes and reflect the patient's dysphoric mood. फॉर एग्जाम्पल निहिलिस्टिक डिल्यूजन, जहाँ पे पर्सन को लगता है कि उसका कोई बॉडी पार्ट जो है वो रियल नहीं है, या उसके साथ कुछ गड़बड़ हो चुकी है, या वो नॉन एग्जिस्टिंग है, वो चीज़ है ही नहीं।
डिल्यूजन ऑफ गिल्ट हो सकता है कि जो भी कुछ गलत हो रहा है इस पूरे संसार में मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी का, कि हम लोग बहुत गरीब है, दरिद्र है, हम लोगों का कुछ हो ही नहीं सकता, हम जी नहीं सकते, दैट एक्सेट्रा मे बी प्रेजेंट। Some patients experience delusions and hallucinations that are not clearly related to the depressive themes. मेन पर्सन में कई बार डिल्यूजन और हेलुसिनेशन हो सकते हैं और वो डिप्रेशन से रिलेटेड नहीं होते हैं, ठीक है, कई बार। दैट इज कॉल्ड मूड इनकॉन्ग्रेंट। फॉर एग्जाम्पल, delusion of control, the prognosis then appears to be much worsen। अब ऐसे में डिप्रेसिव पेशेंट को ठीक करना थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। नेक्स्ट आर द सोमैटिक सिम्टम्स ऑफ द डिप्रेशन। पर्सन डिप्रेशन में सोमैटिक सिम्टम्स भी शो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इट आर ICD-10 में दीज आर कॉल्ड एज द melancholic features in DSM-4। There is significant decrease in the appetite of the weight appetite of weight। पर्सन खाना नहीं खाता है, वो खाना नहीं खाएगा, उसमें वेट लॉस होता है डिप्रेशन में। अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, पर्सन को नींद नहीं आती है, लेट सोएगा, जल्दी उठेगा, बीच बीच में बार बार उठेगा क्योंकि उसको एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन है, तो उसकी वजह से पर्सन को 24 घंटे एंग्जाइटी रहती है कि कुछ हो ना जाए, एटलीस्ट 2 or more hours बिफोर द यूजुअल टाइमिंग ऑफ वेकिंग अप, ठीक है। डायurnal वेरिएशन with depression being worst in the morning, ठीक है। नेक्स्ट इज pervasive lack of interest and lack of reactivity to the pleasurable stimuli। जिन चीज़ों से पहले उसको अच्छा फील होता था, वो चीज़ें करना उसको अच्छा लगता था, अब वो चीज़ें उसको हैप्पीनेस नहीं देती हैं। नेक्स्ट इज साइकोमोटर एजिटेशन और रिटार्डेशन, वो अब एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करता है। अदर फीचर्स आर difficulty in thinking and concentration, subjective poor memory, menstrual and the sexual disturbances, vague physical symptoms such as fatigue, aching, discomfort, constipation, etc. can be there. Okay, तो these are the symptoms जो कि यहाँ पे mentioned है, बट कुछ एडिशनल सिम्टम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन क्या है जो डिप्रेशन के साथ होता है, हमें फाइंड आउट करना है कि पर्सन को डिप्रेशन है। तो अगर ठीक है फैमिली में है हम ना नॉर्मली, तो नॉर्मल फर्स्ट तो उसके बिहेवियर में ही चेंज आ जाएगा, उसका बिहेवियर वैसा नहीं रहेगा जैसा होता था। सेकेंडली कि पर्सन को क्या होता है, पर्सन सोचता है कि उसके जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर हम लोग नोटिस करते हैं ना तो वो वैसी चीज़ें करना स्टार्ट करता है कि अब उसकी लाइफ एंड होने वाली है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्लान कर रहा है, डिप्रेसिव है और उसने सुसाइड का प्लान करना स्टार्ट कर दिया है, तो क्या होगा, पर्सन अपनी विल बनाना स्टार्ट कर देगा। विल क्या होता है कि अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा, अपनी जो फेवरेट चीज़ें हैं वो लोगों में बांटना स्टार्ट कर देगा कि ये तुम रख लो, तेरे काम आएगी कल को। पर्सन ने लॉयर्स को बुला के अपनी प्रॉपर्टी दूसरों के नाम कर दी। थर्ड थिंग, जो भी उसके पास चीज़ें इकट्ठी थी वो देना स्टार्ट कर दी, थोड़ा थोड़ा आइडिया देना स्टार्ट कर दिया लोगों को कि कल को अगर मेरे को ऐसा कुछ हो गया तो तुम अपना परिवार संभाल लेना, ऐसी बातें करना, और खाना वगैरह छोड़ना। तो ये सब चीज़ें अगर फैमिली में एकदम से फ्रिक्वेंट में हो रही हैं और जो पहले कभी नहीं होती थी, पर्सन नहीं ऐसी कुछ भी हरकतें करता था बट अब कर रहा है, इफ़ यू नोटिस, और पर्सन डिप्रेस्ड भी है किसी चीज़ को लेके, तो देयर आर चांसेस कि पर्सन सुसाइड के लिए ट्राई कर रहा है। और कई बार वो अपने प्लान को बता भी देते हैं कि अगर कुछ ज़्यादा हुआ ना तो मैं शायद चूहे की दवाई खा के मर जाऊंगी, भगवान करे ऐसा हो, एक्सीडेंट ही हो जाए मेरा, मैं गाड़ी के ही आगे आ जाऊं या गाड़ी ही मुझ पे चढ़ जाए। तो वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे हम लोगों को एक काइंड ऑफ आइडिया लग जाता है कि पर्सन अपनी सुसाइड के लिए प्लान कर रहा है या होमिसाइड के लिए सोच रहा है। तो दिस आर द अदर स्टेटमेंट्स और कैन से अदर सिम्टम्स और अदर काइंड ऑफ ऑब्जर्व बिहेवियर ऑफ द पर्सन, जिससे हमें पता चल सकता है कि पर्सन के दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन, और सुसाइड में भी आते ही हैं।
नेक्स्ट इज द ट्रीटमेंट। अगर जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट तो हम डिप्रेशन में यूज़ करेंगे एंटी डिप्रेसेंट्स, और द चॉइस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ डिप्रेसिव एपिसोड के लिए हम एंटी डिप्रेसेंट्स ही यूज़ करते हैं। और एंटी डिप्रेसेंट में भी हम फर्स्टली यूज़ करते हैं SSRIs और MOI, that is selective serotonin reuptake inhibitors, and next is what monoamine oxidase inhibitor, और TCS भी यूज़ कर लेते हैं हम लोग। तो पर्सन को हम सर्टेलिन, फ्लॉक्सामाइन, फ्रूसेमाइड नहीं, तो हम लोग एंटी डिप्रेसेंट पर्सन को देते हैं टू ट्रीट द डिप्रेशन, चॉइस ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट इज द ECT। अगर पर्सन को सुसाइडल थॉट्स हैं, जब मैंने आपको ECT भी पढ़ाया था तो उसमें हमने फर्स्ट जो हमने वो रखा था इंडिकेशन, दैट वाज द सुसाइडल आइडिलेशन। जब भी पर्सन को सुसाइडल आइडिलेशन होते हैं तो ट्रीटमेंट ऑफ अ चॉइस इज इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। तो हम पर्सन को डिप्रेशन में भी ECT देते हैं। नेक्स्ट इज द साइकोसोशल ट्रीटमेंट। हम पर्सन को कैसे ट्रीट कर सकते हैं साइकोसोशली। फर्स्ट इज कग्निटिव थेरेपी। जो उसकी कग्निशन में डिप्रेशन है, डिप्रेसिव कग्निशन है पर्सन की, जो उसकी डिप्रेसिंग थॉट्स है या थिंकिंग है, उसको हमको चेंज करना होता है। इट एम एट करेक्टिंग द डिप्रेसिव नेगेटिव cognitions like hopelessness, worthlessness, helplessness, and pessimistic ideas, and replacing them with the new and the behavioral response. Next is the supportive psychotherapy. Various techniques are employed to support the patient. They are reassurance, ventilation, occupational therapy, relaxation, and other activities therapies. ओके, सपोर्टिव में फर्स्ट इज दी रीअश्योरेंस। रीअश्योरेंस में हम लोग पर्सन को रीअश्योर करते हैं कि आपकी लाइफ में सब ठीक हो जाएगा, सबके साथ होता है, सब ठीक हो जाएगा, लाइफ नॉर्मल आ जाएगी, कुछ नहीं है, दैट इज रीअश्योरेंस। जैसे इवन हम लोग किसी की डेथ होती है, फैमिली मेम्बर से मिलने जाते हैं तो हम उनको भी सांत्वना देते हैं, दैट इज कॉल्ड दी रीअश्योरेंस। हम सांत्वना देते हैं बट टू एक्सटेंट जो कि एक्सेप्टेबल हो। झूठ नहीं बोलना है, ट्रस्टवर्दी ही बातें करनी है, फॉल्स बातें नहीं करनी है उनसे। जहाँ तक आप रीअश्योरेंस दे सकते हो और जो रीअश्योरेंस पूरी हो सके, हम उन्हीं चीज़ों के लिए रीअश्योरेंस देते हैं। नेक्स्ट इज वेंटिलेशन। पर्सन डिप्रेसिव क्यों है, वाई ही इज फीलिंग डिप्रेसिव, उसकी फीलिंग्स को हम वेंटिलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेंटिलेशन। ऑक्यूपेशनल थेरेपी की वहाँ पे पर्सन अपने आप को एंगेज रखेगा, अपना माइंड डाइवर्ट करेगा वो डिप्रेसिव थॉट से जिसकी वजह से उसको डिप्रेशन हो रहा है। नेक्स्ट इज द रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं हम। पर्सन को स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, हम लोग उनको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखा सकते हैं, कपाल भाती का यूज़ करते हैं, अनुलोम विलोम होता है, प्राणायाम होता है, और जेकब्सन मसल रिलैक्सेशन थेरेपी होती है। तो इन सब का यूज़ करके हम पर्सन को रिलैक्स कर सकते हैं, एनवायरनमेंट एक्सपोजर कर सकते हैं, इमेजनरी करवा सकते हैं जहाँ पे पर्सन को अच्छी सी सीनरी याद करवा के उसमें सूद करवाया जाता है, बायो फीडबैक दे सकते हैं पर्सन को नेचर में एनरोल करवा सकते हैं। तो दीज आर दी रिलैक्सेशन टेक्निक्स टू इम्प्रूव द पर्सन विद द डिप्रेशन। नेक्स्ट इज ग्रुप थेरेपी। हम पर्सन को ग्रुप थेरेपी में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखा है, ग्रुप थेरेपी इज यूजफुल फॉर द माइल्ड केसेस ऑफ डिप्रेशन। In group therapy, negative feelings such as the anxiety, anger, guilt disappears, recognized, and the emotional growth is improved through the expression of their feelings. फैमिली थेरेपी दे सकते हैं। दोज पर्सन हु आर विद डिप्रेशन, उनकी फैमिली को इन्वॉल्व करना नेसेसिटी होती है, सो दैट जो चीज़ें उसको डिप्रेशन कॉज कर रही हैं वो फिर से फैमिली में ना हो। फैमिली मेम्बर्स अच्छे से इन्वॉल्व होंगे, फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे तो पर्सन कैन फील हैप्पी एंड फ्रेंडली नेचर में ही विल सूद अप विद द सिचुएशन। क्या लिखा है, फैमिली थेरेपी इज
used to decrease the intrafamilial and intrapersonal difficulties and to reduce or modify the stressors, which may help in faster and more complete recovery. Next is the behavioral therapy. It includes the social skill training program, solving the technique solving techniques, assertiveness and self control therapy, एक्टिविटी scheduling and decision making techniques. तो हम पर्सन को स्किल सिखाएंगे जिससे वो लाइफ में कुछ अर्न कर सके, कुछ कमा सके, उसको वर्थलेस ना फील हो, जो भी उसकी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना, कोपिंग एबिलिटीज सिखाना पर्सन को. असर्टिव का मतलब टू प्रोटेक्ट ओन राइट बाय प्रोटेक्टिंग और बाय रिस्पेक्टिंग अदर्स राइट. जहाँ पे ना बोलना है वहाँ पे ना बोलना सिखाना है, जहाँ पे हाँ बोलना सिखाना है वहाँ पे हाँ बोलना सिखाना है. दैट इज कॉल्ड असर्टिव ट्रेनिंग. सेल्फ कंट्रोल थेरेपी, अपने डिप्रेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो सिखाना. स्टॉपिंग थेरेपी समझाना. एक्टिविटी स्केड्यूलिंग, कि आपको पूरा दिन क्या काम करना है ताकि उसकी साइकोमोटर एक्टिविटीज इंक्रीज कर सके. नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग टेक्निक, अपनी लाइफ के डिसीजन लेना सिखाना. सो दैट्स ऑल दी थेरेपीज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिप्रेशन. अगर हम कॉज एंड प्रोग्नोसिस की बात करें मूड डिसऑर्डर की, एन एवरेज मैनिक एपिसोड्स लास्ट फॉर 3 to 4 months एंड डिप्रेसिव एपिसोड लास्ट फॉर 4 to 9 months. तो प्रोग्नोटिक फैक्टर्स विच आर गुड आर एब्रप्ट और द एक्यूट ऑनसेट, सीवियर डिप्रेशन, typical clinical features, well adjusted pre-morbid personality, good response to the treatment. और पुअर प्रोग्नोसिस के कारण हैं डबल डिप्रेशन, कोमोर्बिड फिजिकल डिजीज, पर्सनैलिटी डिजीज और डिसऑर्डर्स और एल्कोहल डिपेंडेंस. chronic ongoing stress, poor drug compliances, marked hypochondriacal feature or the mood incongruent psychotic features. So that's all about today's topic. We had studied the depression, its epidemiology. Then we had studied the symptom or the feature of the depressive patient. Then the treatment, psychopharmacology, antidepressants का use होता है, SSRIs, MOI, TCAs, then ECT, and then the various therapies like relaxation therapy, skill learning therapy, occupational therapy, cognitive therapy, behavioral therapy, family therapy and the group therapy, and then the prognosis of the mood disorders. In next lecture we will discuss the bipolar, and after that we will discuss the management of mood disorder. So that's all for today's topic. Thank you and have a nice day.